सैम की मदर ने उससे कहा था कि उसकी फादर की डेथ के बाद उनके कपड़े जला दे, लेकिन सैम ने उनकी बात नहीं मानी और सिर्फ यही गलती उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। सैम ने यह कहानी शेयर करते हुए लिखा भी है कि उस दिन मुझे मेरी मां की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो सुनकर के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सैम के फादर की डेथ एक ट्यूसडे आफ्टरनून को अचानक से हो गई थी। उस समय सैम अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर था जब उसकी मदर का फोन आया और उन्होंने बताया कि उसके फादर हॉस्पिटल के अंदर एक छोटे से प्रोसीजर से गुजर रहे थे और उससे रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका वहां पर हार्ट फेल हो गया। सैम ने तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ी और वहां पर हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब तक सैम हॉस्पिटल पहुंचा उसके फादर को वहां से हटा दिया गया था। सैम को अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। उसकी मदर भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो यहां पर जोर जोर से नहीं रो रही थी, लेकिन वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई खोखला इंसान हो। जब भी कोई उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ उनकी तरफ देखती रहती और सामने से कोई भी जवाब नहीं देती। इसी के चलते सैम कुछ समय के लिए अपनी मदर के पास ही रुक गया ताकि वो अरेंजमेंट्स और पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इन दिनों में भी सैम की मदर ने उससे बात तक नहीं की थी। वो सिर्फ अपनी आर्म चेयर पर बैठी रहती थी और एक खाली हॉलवे को घूरती रहती थी। आखिर सैम को वापस से अपने काम पर लौटना पड़ा और वो सिटी के दूसरी साइड बने उसके अपार्टमेंट में लौट गया। फ्यूनरल के एक हफ्ते बाद सैम की मदर अचानक से उसे फोन करती है और उसे घर आने को कहती है। जब सैम घर पे आता है तो वो देखता है कि पूरे घर का माहौल एकदम अंधेरा है और डिप्रेशन में डूबा हुआ है और हर साइड से कर्टेन्स बंद हुए हैं। लिविंग रूम में सैम की मदर खड़ी हुई थी और उनके पैरों के पास में 3 कार्डबोर्ड मूविंग बॉक्सेस रखे हुए थे जिन पर हैवी लेयर में पैकिंग टेप्स लगी हुई थी। उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उनकी आंखें धसी हुई थी, आंखें एकदम ब्लड शॉट थी और उनके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने जमीन पर रखे हुए बॉक्सेस की तरफ इशारा किया और टूटी हुई आवाज में कहा, इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे फादर के कपड़े हैं। उनके विंटर कोट्स, सूट्स और उनके वर्क बूट्स, वो सब कुछ जो वो रेगुलरली पहना करते थे। सैम ने एक बॉक्स उठाने के लिए थोड़ा झुकने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि यह बॉक्स बहुत ही ज्यादा हैवी है। सैम ने मदद करने की कोशिश करते हुए कहा कि वो इस वीकेंड इन कपड़ों को डोनेशन सेंटर ले जा सकता है। सैम की मदर ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी कि उनके नाखून सैम की शर्ट के थ्रू उसकी स्किन में धंस गए। नहीं, उन्होंने पैनिक भरी आवाज में कहा, इन्हें डोनेट मत करना, इन्हें किसी और को मत देना और ना ही इन्हें खुद पहनने की कोशिश करना, तुम्हें इन्हें जला देना होगा। सैम ने यहां पर अपनी मदर को बहुत ज्यादा शॉक में देखा। जला दूं? मैं इन्हें क्यों जलाऊं? ये कपड़े महंगे हैं, ये किसी के काम आ सकते हैं। सैम ने इतना कहा ही था कि उसकी मदर यहां पर अचानक से बहुत जोर जोर से रोने लगी और बहुत ज्यादा घबराहट भरी आवाज में कहने लगी कि प्लीज इन्हें जला दो, इन्हें यहां से दूर ले जाओ, मुझसे दूर ले जाओ, इन पर पेट्रोल डालो और इन्हें जला दो। मैं खुद ये नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, प्लीज इन कपड़ों को जला दो। सैम यहां पर समझ गया कि उसकी मदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल के हस्बैंड को खोया है, तो शायद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हैं और उनके कपड़े क्लोजेट में देख देख कर वो बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और किसी और को वो पहनता हुआ देखना उन्हें शायद उनकी मेमोरी का अपमान लग सकता है। तो सैम को लगा कि उसकी मदर के साथ भी यही सब हो रहा है, तो एक बार के लिए अपनी मदर को काम डाउन करने के लिए उसने झूठी आवाज में ही कह दिया कि ठीक है, मैं इन्हें कहीं दूर ले जाकर के जला दूंगा। ये कहते ही उन्होंने सैम का हाथ छोड़ दिया और वापस से अपनी आर्म चेयर पे गिर सी गई और अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। सैम ने इन तीनों बॉक्सेस को उठाया और उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गया और फिर वो वापस से अपने अपार्टमेंट आ गया। जब सैम ने ये सारे बॉक्सेस अपने लिविंग रूम में रखे तो वो सामने के काउच पर बैठा उन्हें घूरता रहा। वो बार बार सोच रहा था कि उसने अपनी मदर से झूठ बोला, उसे इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा था, लेकिन वो अपने फादर की बिलोंगिंग्स को जलाने वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे फादर की मेमोरी को इतना बुरा सलूक तो मैं नहीं दे सकता कि उनके कपड़ों को मैं जला दूं। उनके कपड़ों को जला देना सैम को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से अपने फादर की आखिरी फिजिकल निशानियों को मिटा देना। इसीलिए सैम ने डिसाइड किया कि वो अपनी मदर की बात को नहीं मानेगा और अपने फादर के कपड़ों को नहीं जलाएगा। अब सैम यहाँ पर अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था तो उसकी अलमारी में काफी सारा स्पेस था, तो उसने कुछ वुडन हैंगर्स उठाए और अपने फादर के सारे कपड़ों को अपनी अलमीरा में टांग दिया और उनके शूज को वहीं पर नीचे फ्लोर पर नीटली एक लाइन में लगा दिया।
पहले कुछ हफ्तों तक तो सैम को अपने फादर के कपड़ों का अपने क्लोजेट में होना बहुत ही ज्यादा कंफर्ट देता था। वो रोज सुबह सुबह जब ऑफिस जाने के लिए अपना क्लोजेट खोलता तो अपने फादर का हैवी ट्रेंच कोट उसे सामने दिखाई देता और उसमें से एक प्यारी सी खुशबू आती जिससे उसे अपने फादर की मेमोरी मिलती थी। उसे लगता था कि वो अपने तरीके से अपने फादर की लेगेसी को प्रिजर्व कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे पहला महीना गुजरा उसने ऑब्जर्व किया कि ये कपड़े हैंगर पर अजीब से तरीके से रेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम हैंगर पे कपड़े लटकाते हैं तो ग्रेविटी फैब्रिक को नीचे की तरफ खींच लेती है। अब हैंगर की वजह से हो सकता है कि शोल्डर अपना शेप होल्ड कर लें, लेकिन टॉर्सो और स्लीव्स ये फ्लैट और एम्प्टी गिरते हैं। लेकिन सैम के फादर के कपड़े फ्लैट नहीं लटके हुए थे, उनमें एक बल्कि और 3 डायमेंशनल शेप बनी हुई थी। ट्रेंच कोट का हैवी वूल इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ था कि वो अजीब सा और फूला हुआ सा लग रहा था। स्लीव्स हल्की कर्व में बाहर निकली हुई थी, जैसे सूट्स के आर्म और टॉर्सो के बीच में हवा का एक विजिबल गैप हो। यहां पर सूट के पैंट्स भी एक फ्लैट क्रीज में नहीं लटक रहे थे, बल्कि उनके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ था, जैसे कोई इनविजिबल इंसान सांस रोककर उन कपड़ों के बीच में खड़ा हुआ हो। सैम को ये चीज थोड़ी सी अनसेटलिंग लगी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाने की कोशिश करी कि उसके फादर एक ब्रॉड शोल्डर के आदमी थे। उन्होंने बहुत समय तक इन कपड़ों को पहना था, तो शायद स्टिफ वूल की वजह से इन कपड़ों ने उनका एक शेप होल्ड कर लिया हो और शायद इसीलिए ये कपड़े ऐसे लटक रहे हों। जब भी सैम देखता कि कपड़े क्लोजेट के अंदर फूल रहे हैं तो वो हमेशा अपने हाथ से उन कपड़ों को दबाता और फ्लैट कर देता। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो क्लोजेट खोलता तो वापस से वो कपड़े वो बल्कि और 3 डायमेंशनल शेप में होते थे। इसके बाद सैम के फ्लैट में एक आवाज शुरू हुई और यूजुअली ये आवाज रात को 2 से 3 बजे के बीच में आने लगी। सैम की नींद बहुत ज्यादा कच्ची थी और उसके अपार्टमेंट की खामोशी में छोटी सी आवाज भी बहुत ज्यादा हाइटेंड और क्लियरली सुनाई देती थी। एक रात सैम अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपनी सीलिंग फैन को घूर रहा था कि अचानक से उसके क्लोजेट की तरफ से एक व्हीजिंग साउंड उसे सुनाई दी। वो एक स्लो और वेट साउंड थी। पहले एक सांस लेने की आवाज और उसके बाद एक स्क्रैपिंग सांस छोड़ने की आवाज। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में हवा खींच रहा हो और उसके बाद उसे एक क्लॉग्ड पाइप से बाहर फेंक रहा हो। सैम का अपार्टमेंट बहुत ही पुराना था और वो लगभग 1940s का बना हुआ था। उसके क्लोजेट के जस्ट पीछे से ढेर सारी पाइप्स आती थी, जिन पाइप्स के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें हमेशा आती रहती थी। सैम ने यहां पर खुद को समझाया कि आसपास किसी का अपार्टमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा या कोई स्टीम रिलीज करने की कोशिश कर रहा होगा और ये उसी की आवाज होगी। ये एक्सप्लेनेशन सैम के मन को एकदम लॉजिकल लग रही थी, तो सैम ने इस बात को मान लिया और पलट करके आराम से सो गया। कुछ हफ्तों तक तो सैम ने इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन फिर एक ट्यूसडे की सुबह सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। सैम अपने यूजुअल टाइम पर उठा, उसने शावर लिया और फिर वो किचन की तरफ बढ़ा ताकि कॉफी मेकर स्टार्ट करे। अब किचन एक लंबे से हॉलवे के एंड पर बना हुआ था जो कि लिविंग रूम और फ्रंट एंट्रेंस से कनेक्ट होता था। इस किचन के फ्लोर के एकदम बीचों बीच सैम के फादर के बूट्स पड़े हुए थे। सैम चलना बंद करके उन्हें घूरने लगा। ये बूट्स साइड बाय साइड पड़े हुए थे, थोड़े से बाहर की तरफ के एंगल में। ये वही स्टांस था जिसमें सैम के फादर हमेशा खड़े होते थे जब वो सिंक के पास में डिशेस वगैरह वॉश कर रहे होते थे। सैम का दिल यहां पर बहुत जोर से धड़कने लगा क्योंकि सैम अपने रूम में एकदम अकेला रहता था। ना ही कोई रूममेट, ना ही कोई पार्टनर जिसके पास की हो और ना ही कोई पेट। तो फिर ये शूज उठ करके यहां पर सेंटर में कैसे आए? यहां पर सैम के दिमाग में सबसे पहले आया कि शायद इस फ्लैट के अंदर कोई ब्रेक इन ना कर गया। उसने अपने फ्लैट की विंडोज चेक की, सारा फायर एग्जिट वाला चेक किया सीन, सारे रूम्स चेक किए। एवरीथिंग वाज टाइटली लॉक्ड, सब कुछ एकदम लॉक था। सैम यहां पर घबरा गया और फिर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोचने लगा कि ये बूट्स यहां पर कैसे आए होंगे। सैम ने सोचा कि अपने फादर की जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था और शायद वो स्लीप वॉक कर रहा था। हो सकता है कि वो रात में खड़ा हुआ हो, उसने क्लोजेट खोला हो, बूट्स निकाले हो, उन्हें किचन में रखा हो और फिर वो वापस से रखना भूल गया और जाकर के सो गया हो। सिर्फ एक यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी जिससे सैम को समझ में आ रहा था कि ये बूट्स यहां पर कैसे आए हो सकते हैं। सैम ने इसके बाद घबराते हुए किचन के फ्लोर से वो बूट्स उठाए तो वो बूट्स उसे बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहे थे। उसने जब शूज उठाते हुए उसके अंदर के मटेरियल को टच किया तो वो अननेचुरली वार्म था। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़े समय पहले ही किसी ने इसके अंदर से अपने पांव निकाले हों। सैम की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सरसराहट दौड़ गई। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और इस चीज का उसे कोई लॉजिकल रीजन भी समझ में नहीं आया।
उसके बाद किसी तरह से वो बूट्स को हिम्मत करके अपने बेडरूम में वापस ले गया, क्लोजेट के नीचे के फ्लोर पर रखा और उसे एकदम पीछे तक पुश कर दिया। उस दिन सैम सुबह 8 बजे काम पर गया और शाम को करीब 6 बजे के आसपास वो वापस आ गया। आते ही उसने अपना फ्रंट डोर अनलॉक किया, अपनी चाबियां वगैरह रखी और फिर अपने लिविंग रूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते ही तुरंत उसने अपने कदम रोक लिए। सैम के फादर का हैवी वूल ट्रेंच कोट वुडन डाइनिंग चेयर्स में से एक पे पड़ा हुआ था। यह चेयर टेबल से बाहर खिंची हुई थी और इसके ऊपर परफेक्टली बैक रेस्ट पे वो कोट रखा हुआ था। इस कोट की स्लीव्स अजीब से तरीके से टेबल के ऊपर रखी हुई थी और सैम के फादर के बूट्स जो सैम ने अपने क्लोजेट के नीचे फ्लोर पर रखे हुए थे, वो इस चेयर के नीचे साइड बाय साइड रखे हुए थे, एकदम उसी पोजीशन में जैसे सैम के फादर बैठा करते थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान टेबल पर हाथ रख के बैठा हो और डिनर का इंतजार कर रहा हो। यहां पर स्लीप वॉकिंग वाली थ्योरी खत्म हो जाती है, क्योंकि सैम सारा दिन घर पर नहीं था। इसका मतलब यह था कि किसी और ने इन कपड़ों को यहां पर रखा था। सैम यहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे ऐसा लगा कि शायद कोई बिल्डिंग का सुपरिटेंडेंट है जो उसके अपार्टमेंट के अंदर ब्रेक इन कर रहा है अपनी मास्टर की के साथ, या फिर किसी पुराने टेनेंट ने उसकी कीज की कॉपी बनवा ली है। सैम ने अपने सारे अपार्टमेंट को चेक किया, अपने क्लोजेट्स को चेक किया, अपने जो कीमती सामान रखा हुआ था उन सारों को चेक किया, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। जो इंट्रूडर था जो इसके फ्लैट के अंदर आया था, उसने ना तो पैसे लिए थे और ना ही कोई कीमती चीज। वो बस इसके बेडरूम के अंदर गया, इसके डेड फादर के कपड़े उठाए और उन्हें बाहर आकर के डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। सैम ने डिसाइड किया कि पुलिस को या फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात करने से पहले एक पक्का प्रूफ होना चाहिए। तो सैम ने अपने क्लोजेट से अपना एक पुराना फोन निकाला, उसके अंदर एक फ्री सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड की जिसके अंदर लेंस को कोई भी मूवमेंट होने पर वो अपने आप रिकॉर्ड करने लगता है। सैम अपने किचन में गया, अपने कॉफी मेकर के पास में उसने इस फोन को काउंटर पे टिकाया और वहां पर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख दिया। सैम ने कैमरा एंगल को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि वो एंगल अपार्टमेंट के फ्रंट डोर को भी देख सकता था जो हॉलवे के एक एंड पर था, और उस हॉलवे के राइट पे जो सैम के बेडरूम का डोर था वो भी एकदम क्लियरली विजिबल था। यानी जो भी अपार्टमेंट के अंदर आता या इस बेडरूम से बाहर निकलता उसे कैमरा के सामने से गुजरना ही पड़ता। सैम ने इस फोन को भी एक चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया था ताकि इसकी बैटरी ना खत्म हो जाए। उसके बाद उसने अपने फादर के सारे कपड़े उठाए और उन कपड़ों को उठा करके अपने रूम में रखा और वहां पर सोने के लिए चला गया। आज जो बाहर से सैम को हमेशा आवाज सुनाई देती थी वो बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। ये एक बहुत ही ज्यादा लाउड और गीली सी और थकी हुई सी आवाज लग रही थी। सैम ने इसको फिर से इग्नोर किया जैसे वो रोज करता था और सीलिंग को देखता देखता वो सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब सुबह सुबह सैम उठा तो उसकी पहली नजर अपने दरवाजे पर गई जो कि लॉक्ड था और यह देख करके उसे एक रिलीफ सा मिला। इसके बाद सैम खड़ा हुआ और किचन में अपने फोन को चेक करने के लिए पहुंचा। जब उसने अपना फोन उठाया तो इस फोन के अंदर एक कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जिसका ड्यूरेशन था 3 घंटे और 42 मिनट। स्टार्टिंग के 2 घंटे इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सनलाइट की वजह से उसने कैमरा डिटेक्ट किया था और वीडियो चल गई थी। लेकिन एग्जैक्टली 2:14 पर पहला मूवमेंट शुरू हुआ। वीडियो में सैम ने देखा कि उसके बेडरूम का डोर जो उसने कल रात को लॉक किया था वो अचानक से क्लिक करके खुल गया। हैंडल स्मूथली घूमा और ये डोर धीरे धीरे हॉलवे की तरफ खुलने लगा। सैम यहां पर सांस रोक करके वीडियो को देख रहा था कि अब फाइनली वो चोर दिखेगा, वो इंट्रूडर दिखेगा जो इतने दिन से इसे परेशान कर रहा था। लेकिन उस रूम के अंदर से जो बाहर आया वो कोई चोर, कोई इंट्रूडर नहीं, बल्कि उसके फादर के कपड़े थे। हैवी वूल ट्रेंच कोट, ग्रे सूट पैंट्स और उसके फादर के वर्किंग बूट्स चल करके हॉलवे की तरफ बाहर आए। उन कपड़ों के अंदर कोई चीज थी लेकिन सैम उन्हें क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो चीज बेडरूम से निकल करके बाहर आई और एकदम कैमरा की तरफ मुड़ गई। उसके चलने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था और जो शेप उन कपड़ों को भर रही थी वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। कपड़े उस चीज के लिए बहुत बड़े लग रहे थे। जो कोई चीज भी उसके अंदर थी वो बहुत लंबी और इम्पॉसिबली पतली थी। उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी स्मूथ ह्यूमन वॉक की तरह नहीं थी, बल्कि एक ब्रोकन मैकेनिकल मशीन की तरह लग रही थी। राइट बूट एक हैवी स्टेप लेता, फिर 2 सेकंड के लिए रुक जाता, फिर शोल्डर के अंदर एक वायलेंट सा ट्विच आता और फिर लेफ्ट पैर को धीरे से आगे बढ़ाता।
वो जो भी चीज थी वो धीरे धीरे हॉलवे से चल करके किचन की तरफ बढ़ रही थी और फिर उसने एक ऐसी चीज की जो देख करके सैम का दिमाग हिल गया। वो जो कोई भी चीज थी उसने अपना राइट बूट उठाया और हॉलवे की वर्टिकल दीवार पर रख दिया। उसके बाद लेफ्ट बूट उठाया और उससे भी ऊपर रख दिया। फिर वो चीज सैम के अपार्टमेंट की वर्टिकल दीवार पर धीरे धीरे चलने लगी और फिर चलती रही। जैसे ही अपार्टमेंट की वो वॉल सीलिंग से मिली तो वो सीलिंग पर चलने लगा, यानी वो सीलिंग पर उल्टा क्रॉल करने लगा। सैम इस चीज को कैमरा में देख रहा था और बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि कैसे कोई चीज उल्टा उसकी सीलिंग पर क्रॉल कर रही है। यहां से वो क्रॉल करते करते किचन की ओर बढ़ रही थी और किचन के पास आते ही अचानक से वो चीज बहुत जोर से नीचे गिरी। वो इतना जोर से नीचे गिरी थी कि उसकी आवाज से तो सैम की नींद खुली जानी चाहिए थी, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। अब क्योंकि वो चीज सीलिंग पर क्रॉल कर रही थी तो कैमरा को कपड़ों के अंदर तक दिख गया। उस कपड़ों के अंदर ना ही कोई इंसान था, ना फ्लैश, ना बोन और ना ही कोई आत्मा, बल्कि उसके अंदर बड़े बड़े सफेद बाल जैसे वर्म्स चल रहे थे। यानी बहुत सारे टेप वर्म्स का एक झुंड था जिसने एक इंसान की शेप बनाई हुई थी और वो उन कपड़ों को लेकर के आगे चल रहा था। ये मोती डार्क और एक दूसरे के साथ उलझते हुए और हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये एक अजीब सी सिलेंड्रिकल शेप बना रहे थे जो दूर से एक इंसानी लिम्ब जैसी लगती है। धीरे धीरे कफ्स के अंदर से वो वर्म्स बाहर निकलते, एक अजीब सा हाथ का शेप बना करके सीलिंग के प्लास्टर को पकड़ते और फिर उन कपड़ों को आगे की ओर खींचते। इसके बाद सैम के फादर के कपड़ों के अंदर ये जो वर्म्स थे वो धीरे धीरे किचन स्टोव के पास जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने इस तरह से अपना हाथ घुमाया जैसे वो स्टोव घुमा रहे हैं, गैस जला रहे हैं। उसके बाद वो किचन के कैबिनेट के पास गए, उन्होंने अंदर से कुछ सामान निकाला और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था वो सैम को समझ में आ रहा था कि ये जो कोई भी चीज है वो सैम के फादर के रूटीन को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। उसके फादर एग्जैक्टली ऐसा ही करते थे जब वो सुबह सुबह अपने लिए एग्स वगैरह बना रहे होते थे या कॉफी वगैरह बनाते थे। सैम ने यहाँ पर इस वीडियो को बंद किया और तुरंत अपनी मदर को फोन किया और उनसे बहुत गुस्से से कहा कि आपने मुझे ये क्या दे दिया? ये कपड़े मुझे हॉल के अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कैमरा लगा करके वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो में जो कुछ भी उसने देखा वो सब कुछ अपनी मदर को बताया। सामने से उसकी मदर बहुत ज्यादा डर गई और गुस्सा भी हो गई। बोले कि तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि इन कपड़ों को जला दो क्योंकि मैं उन्हें नहीं जला पा रही थी। मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि इन्हें खुद पहनने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। यहां पर सैम सामने से और ज्यादा गुस्सा हो गया, उनसे नाराज हो गया और उनसे कहा कि आपको मुझे एटलीस्ट पूरी बात बतानी चाहिए थी कि ये क्या चीज है और आप ये सब मुझे क्यों कह रही थी। सैम की मदर ने यहां पर उससे कहा कि ये सारी बातों को छोड़ दो और इस अपार्टमेंट से तुरंत बाहर निकलो। 1 मिनट के लिए भी इस अपार्टमेंट के अंदर और मत रहना, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन सामने से सैम ने जवाब दिया कि मैं इस अपार्टमेंट से तभी निकलूंगा जब आप मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है। आप इन सब के बारे में पहले से कैसे जानती थी और आपने मुझे क्यों कहा था कि इन कपड़ों को जला दो? बहुत कोशिश करने के बाद भी सैम अपनी मदर की बात नहीं मान रहा था। उसकी मदर बार बार कहती रही कि इस बिल्डिंग को छोड़ दो, अपार्टमेंट से निकल जाओ, लेकिन सैम अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। यहां पर सैम की मदर ने बताना शुरू किया कि जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई, मैं हॉस्पिटल में थी, तुम वहां पर नहीं थे, तो वहां पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनका हार्ट धीरे धीरे फेल हो रहा है। उसकी मदर उनका हाथ पकड़ करके वहां पर आराम से बैठी हुई थी कि अचानक से उन्होंने अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा टाइट कर लिया। जब उसकी मदर ने उसके फादर को ऑब्जर्व किया तो वो सीलिंग के एक कोने को देख करके बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। उनकी आंखें इतनी ज्यादा खुली हुई थी जितनी पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसकी मदर ने जब उनके फादर से पूछा कि क्या हुआ, आप क्या देख करके डर रहे हो, तो उसके फादर ने कहा कि उस सीलिंग के कोने पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा जो कि किसी इंसान को, जिंदा इंसान को कभी भी नहीं देखना चाहिए। उसकी मदर ने और पूछने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि वो जो भी चीज है वो सामने से मुझे देख रही है और वो मुझे लेने आई है। उसके फादर उससे हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते ही उनका हार्ट फेल हो गया था। जब ये बात उसकी मदर ने डॉक्टर्स को बताई थी, डॉक्टर्स ने बताया कि जब इंसान की मौत पास में होती है, जब उसकी जिंदगी जाने वाली होती है, तो शायद दिमाग हेल्यूसिनेशंस देने लगता है और इंसान को ऐसी फिगर्स दिखाई देने लगती हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा था या नहीं, ये चीज घर आने के बाद क्लियर हुई। उसकी मदर ने बताया कि जो कोई भी चीज तुम्हारे फादर को दिख रही थी वो अब उनके साथ घर आ गई थी और उनके फादर की हर एक चीज के साथ वो अटैच हो गई थी।
बहुत बार इस घर के अंदर भी उन्होंने वो ट्रेंच कोट, उनके सारे कपड़े मूव होते हुए देखे। उनके शूज जगह बदल लेते थे, कपड़े हैंगर चेंज कर लेते थे। ये सब कुछ होने के बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसकी मदर को डर कम लग रहा था। तो उस दिन उसने उसके फादर के सारे कपड़े उठाए और कार्ड बॉक्सेस में पैक कर दिए और फिर फाइनली सैम को फोन किया कि आकर के ये ले जाएं। जब उन्होंने सैम को कहा था कि ये कपड़े ले जाकर के जला देना, लेकिन सैम ने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर सैम ने अपनी मदर को बातों बातों में यह भी बताया था कि एक आवाज थी जो उसे काफी दिन से सुनाई दे रही थी। तो सामने से उसकी मदर ने भी बताया कि ये सेम आवाज उन्हें भी सुनाई दे रही है। उसकी मदर ने यहाँ पर फिर से उससे रिक्वेस्ट की कि ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन तुम अभी के अभी इस अपार्टमेंट से निकल जाओ, तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है। ये सब कुछ जानने के बाद सैम ने अपनी मदर से कहा कि मैं अभी के अभी इस अपार्टमेंट से निकल रहा हूँ। वो अपने अपार्टमेंट के हॉलवे को क्रॉस करके उस दरवाजे तक पहुंचा जहां से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने उस हैंडल को घुमाया और बाहर निकलने की कोशिश की तो वो हैंडल अंदर से लॉक हो चुका था। सैम ने काफी देर तक वहां पर पूरी कोशिश की, उस हैंडल पर लटक करके, उस पर जोर लगा करके उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हैंडल नहीं खुल रहा था। इसके बाद उसने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो उसने देखा कि जहां पर वो रोजाना अपनी गाड़ी की चाबी रखता है वहां पर चाबी नहीं है। सैम ने काफी ढूंढा, किचन में देखा, इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन चाबी उसे कहीं भी नहीं मिली। इसके बाद सैम ने सोचा कि इस वीडियो के अंदर फिर से देखता हूं कि शायद उस चीज ने तो चाबी उठा करके कहीं पे नहीं रख दी है या फिर वो चाबी अपने साथ में तो नहीं ले गई है। तो सैम ने बाकी की वीडियो स्टार्ट की और जब बाकी की वीडियो उसने देखी तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसने अभी तक सिर्फ थोड़ी देर की वीडियो देखी थी। बाकी की वीडियो में उसने देखा कि ये सब कुछ होने के बाद उसके फादर के कपड़े और उसके अंदर जो कोई भी चीज थी वो सब चल करके धीरे धीरे बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं और सैम के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि वो कैमरा एंगल इस तरह का था कि वो उसके बेडरूम का एक कॉर्नर रिकॉर्ड करता था, तो उसने देखा कि वो जो कोई भी चीज थी, उसके फादर के कपड़े थे, वो काफी देर तक सैम के सामने खड़े रहे और फिर जैसे ही सैम का अलार्म बजा तो वो चीजें वापस से उसके क्लोजेट में चली गई। सैम अपने हॉलवे के दरवाजे के पास खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था कि अचानक से उसके बेडरूम के खुलने की आवाज आई। सैम बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत भाग करके अपने वॉशरूम में घुस गया, क्योंकि उसके कमरे के अंदर, उसके हॉल के अंदर और कोई भी नहीं था। सैम यहां पर अकेला रहता था। सैम जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाकर के अपनी मदर को, पुलिस को, सबको फोन करके मदद मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में ही सैम को अपने दरवाजे के नीचे से आती हुई लाइट से यह पता लगा कि वो शूज जो उसके फादर के बूट्स हैं वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहे हैं। सैम अपने वॉशरूम में बैठा हुआ मदद का इंतजार कर रहा था और ये जो कोई भी चीज थी वो उसे बाहर घूमती हुई सुनाई दे रही थी। सैम इस कहानी के अंत में लिखते हैं कि ये कहानी मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ लिख रहा हूं और मदद का इंतजार कर रहा हूं और बाहर वो चीज घूम रही है। अब इसके बाद सैम बचे या नहीं बचे, पुलिस टाइम से आई या फिर उस चीज ने दरवाजा खोल लिया, क्या हुआ इस पर हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। रेडिट पे अगर मेरे पास कोई और अपडेट आती है, इस पे कुछ पता लगता है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी गॉड्स एंड घोस्ट को फॉलो कर लीजिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों ये एक रेडिट से ली हुई स्टोरी थी। नो स्लीप नाम का एक सब रेडिट फॉरम है जहां पर किसी ने ये कहानी शेयर की हुई थी और हमें ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए। अब इसमें कितना सच है या कितना झूठ है ये तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल रहा हूं, वो जाकर के आप पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पर देख करके सोचिए। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये रेडिट स्टोरीज, जो इंटरेस्टिंग कहानियां मुझे वहां पर मिलती हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ऐसी और कहानियां भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।